हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम इंडियन हिस्ट्री से मोहम्मद गौरी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी एमसीक्यू हैं वो सारे के सारे क्या है, मोहम्मद गौरी से रिलेटेड है। और इस एक ही वीडियो में हम क्या करेंगे, मोहम्मद गौरी से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में तुर्क राज्य की स्थापना किसने की थी? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत में जो तुर्क राज्य की स्थापना थी वो की थी मोहम्मद गौरी ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी, मोहम्मद गौरी, जिसने तुर्क राज्य की स्थापना की थी भारत में। आज का दूसरा प्रश्न, मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था? मोहम्मद गौरी जिसने तुर्क राज्य की स्थापना की थी भारत में, उसका पूरा नाम आपको बताना है। तो जो मोहम्मद गौरी था उसका जो पूरा नाम था वो था शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी ने गजनी पर कब अधिकार किया? तो जो शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी था उसने गजनी पर जो अधिकार किया वो किया था 1173 में। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी, 1173। आज का अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो मोहम्मद गौरी था वह किस वंश का शासक था। तो जो मोहम्मद गौरी था वो था संसवानी वंश का शासक। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी, संसवानी। आज का अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम भारत में निम्नलिखित में से कहां आक्रमण किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोहम्मद गौरी से रिलेटेड कि मोहम्मद गौरी ने जब सबसे पहली बार भारत में आक्रमण किया था तो उस स्थान का नाम क्या है जहां पर इसने सबसे पहले आक्रमण किया था? तो भारत में मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले मुल्तान पर अटैक किया था। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी, मुल्तान। आज का अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर कब आक्रमण किया? तो अभी अभी हमने पढ़ा कि जो भारत पर जो सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने अटैक किया था वो किया था मुल्तान पर। तो ये कब किया था? तो भारत में मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर आक्रमण किया था 1175 में। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी, 1175। आज का अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी किस दर्रे से होता हुआ मुल्तान और कच्छ पहुंचा था? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मोहम्मद गौरी है वो किस दर्रे से होता हुआ मुल्तान और कच्छ आया था। तो उस दर्रे का नाम था जहां से मोहम्मद गौरी मुल्तान और कच्छ पहुंचा था, तो वो था गोमल दर्रा। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी, गोमल दर्रा। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से किस माउंट आबू के पास कायदारा गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? तो आपको इसमें क्या बताना है, उस शासक का नाम बताना है जिसने मोहम्मद गौरी को हराया था, और वो भी कहां पर? माउंट आबू के पास एक कायादारा गांव था, वहां पर मोहम्मद गौरी को हराया था। तो उस राजवंश का क्या नाम है आपको बताना है। तो उस राजवंश का नाम था भीमदेव सोलंकी द्वितीय। तो भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने ही माउंट आबू के पास कायादरा गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी से ये वाला। तो मोहम्मद गौरी है वो एक राजपूत राजा से हार गया था पहली बार, तो उस राजपूत राजा का नाम क्या था? तो उस राजपूत राजा का नाम था बघेल भीम या भीम द्वितीय। तो पहला राजपूत राजा था जिससे मोहम्मद गौरी हारा था। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी, बघेल भीम द्वितीय। आज का अगला प्रश्न, बघेल भीम या भीम द्वितीय जो अनहिलवाड़ा अर्थात पट्टन के शासक थे उसने मोहम्मद गौरी को कब पराजित किया था? तो अभी हमने पढ़ा था कि जो बघेल भीम या भीम द्वितीय था पहला राजपूत राजा था जिसने मोहम्मद गौरी को हराया था। तो मोहम्मद गौरी को इसने कब पराजित किया था? नहीं, तो इसने मोहम्मद गौरी को कब पराजित किया था? तो इसने जो मोहम्मद गौरी को पराजित किया था वो किया था 1178 ईस्वी में। तो 1178 ईस्वी में ही जो भीम द्वितीय था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, और ये भीम द्वितीय कहाँ का था? वो था गुजरात का शासक। तो आज का अगला प्रश्न,
मोहम्मद गौरी खुसरो मलिक शाह के विरुद्ध निम्नलिखित में से किसके साथ मिल गया था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो मोहम्मद गौरी है वह किसके साथ मिल गया था, उसने किसके साथ हाथ मिला लिया था खुसरो मलिक शाह के विरुद्ध? तो वह शासक था जम्मू का जिसके साथ क्या हुआ था, मोहम्मद गौरी ने हाथ मिला लिया था। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी, जम्मू का शासक। आज का अगला प्रश्न, खुसरो मलिक शाह जो गजनवी वंश का था वह कहाँ का शासक था? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। खुसरो जो मलिक शाह था वो गजनवी वंश का था, तो वह था पंजाब का शासक। तो जो इसका सही आंसर है वो है पंजाब। आज का अगला प्रश्न, जम्मू के शासक राजा चंद्रदेव ने मोहम्मद गौरी को किसके विरुद्ध आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था? तो अभी हमने पढ़ा था कि जम्मू के शासक के साथ जो मोहम्मद गौरी ने हाथ मिला लिया था, तो उस जम्मू के शासक का नाम था राजा चंद्रदेव। तो राजा चंद्रदेव के साथ मोहम्मद गौरी ने हाथ मिला लिया था, तो इसके विरुद्ध राजा चंद्रदेव ने क्या किया था, मोहम्मद गौरी को उस पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था। तो वह कौन सा शासक था? तो उस शासक का नाम था खुसरो मलिक शाह। तो इसी के विरुद्ध क्या हुआ था, मोहम्मद गौरी को चंद्रदेव ने क्या किया था, निमंत्रण भेजा था आक्रमण करने के लिए। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है खुसरो मलिक शाह। आज का अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी ने खुसरो मलिक शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या कब की? मोहम्मद गौरी ने खुसरो मलिक शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या की थी 1192 में। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच लड़ा गया था? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तराइन का युद्ध बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट युद्ध है ये भी। तो तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था वो पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच में हुआ था? तो जो तराइन का पहला युद्ध था वह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, तराइन का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमने पढ़ा था कि जो तराइन का युद्ध था वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था, तो जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने जीत हासिल की थी। तो यह युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह युद्ध लड़ा गया था 1191 में। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी, 1191, जिसमें तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया था। आज का अगला प्रश्न, तराइन की पहली लड़ाई में मोहम्मद गौरी पराजित किया गया था। तो अभी हमने पढ़ा जो तराइन का पहला युद्ध था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, तो इसमें मोहम्मद गौरी पराजित हो गया था। तो वह किससे हुआ था? तो वह हुआ था पृथ्वीराज चौहान से। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, तराइन का द्वितीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। जो दूसरा युद्ध था वो भी मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, तराइन का युद्ध। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, जिनके बीच में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। आज का अगला प्रश्न, तराइन या थानेश्वर की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान पराजित किया गया था। तो इसमें क्या हुआ था, तराइन का जो द्वितीय युद्ध था उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। तो इसमें यह वह जो पृथ्वीराज चौहान है वो किससे पराजित हुए थे? तो ये जो तराइन का युद्ध था वो लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो इसमें मोहम्मद गौरी ने क्या किया था, पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? तो जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन के युद्ध लड़े गए थे, इसमें क्या हुआ था, पहले वाले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, लेकिन दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो जो मोहम्मद गौरी था उसने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में हराया था? तो मोहम्मद गौरी ने तराइन के 1192 ईस्वी वाले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो जो इसका सही आंसर है वह है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसी कौन सी लड़ाई थी जिसमें मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खुल गया था? तो वह था तराइन की दूसरी लड़ाई, जिसमें इसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो पृथ्वीराज चौहान को हराते ही इसके लिए दिल्ली क्षेत्र खुल गया था। तो जो इसका सही आंसर है वह है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई वह कौन सा युद्ध था? तो अभी हमने पढ़ा जो पृथ्वीराज चौहान और तराइन का युद्ध हुआ था, इन दोनों के बीच में हुआ था। तो जिसमें क्या हुआ था, जो
मोहम्मद गौरी था उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो इसी युद्ध के बाद क्या हुआ था, मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी भारत के अंदर। तो तराइन के द्वितीय युद्ध से ही भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? तो अभी हमने पढ़ा था जो मोहम्मद गौरी था वह तराइन के द्वितीय युद्ध में इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था जो 1192 में हुआ था। तो मध्य एशिया के शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान को कैद कर अजमेर में ले जाया गया जहां उसने गौरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया, यह कथन किसका है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले जाया गया जहां उसने गौरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कथन कहा गया था हसन निजामी के द्वारा। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी, यह कथन किसका है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन कहा गया था एम हबीब द्वारा। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ से मिलता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि मोहम्मद गौरी ने जब भारत पर विजय प्राप्त की थी और उन्होंने जो नई नई तुर्की सल्तनत को भारत में स्थापित किया था, तो इसके बारे में किस ग्रंथ से इनको सूचना मिलती है? तो उस ग्रंथ का नाम था तबकत ए नासिरी। तो तबकत ए नासिरी के द्वारा ही भारत विजय और नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास में हमें मोहम्मद गौरी के बारे में पता चलता है। आज का अगला प्रश्न, तबकात ए नासिरी के लेखक निम्न में से कौन है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि तो जब तबकात ए नासिरी जिसमें मोहम्मद गौरी की भारत विजय और नव स्थापित तुर्की सल्तनत का इतिहास का विवरण है, तो वह किसके द्वारा लिखा गया है? ये जो तबकात ए नर्सरी है, तो तबकात ए नर्सरी को लिखा गया है मिन्हाज उल सिराज के द्वारा। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जिस समय पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था कन्नौज पर, तो उस समय वहां पर किस वंश का शासन चल रहा था? तो वहां पर चल रहा था गढ़वाल वंश का शासन। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर गढ़वाल वंश के किस शासक का शासन था? अभी हमने पढ़ा था कि जिस समय मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध आक्रमण किया था कन्नौज पर, वहां पर गढ़वाल वंश का शासन था। उस समय जो गढ़वाल वंश का शासक था वह कौन था? तो वहां पर जयचंद था गढ़वाल वंश का शासक। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, यमुना के तट पर इटावा के पास चंदावर का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो यमुना के तट पर जो इटावा के पास चंदावर का युद्ध हुआ था वह हुआ था जयचंद एवं शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बीच में। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? अभी हमने पढ़ा कि जो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में चंदावर का युद्ध हुआ था। तो चंदावर के युद्ध में ही जो 1194 में हुआ था, तो इसी युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी, चंदावर का युद्ध, और जो कब हुआ था 1194 में। आज का अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी ने भारत में निम्नलिखित में से किस युद्ध में स्वयं भाग नहीं लिया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसा कौन सा युद्ध था भारत में जिसमें मोहम्मद गौरी ने खुद जाकर भाग नहीं लिया? तो उस युद्ध का नाम था अनहिलवाड़ा के चालुक्यों का युद्ध। तो जब अनहिलवाड़ा के चालुक्यों के विरुद्ध जो मोहम्मद गौरी था वो युद्ध लड़ रहा था, तो वह खुद जाकर वहां पर उसने इस युद्ध में भाग नहीं लिया। तो ये युद्ध लड़ा गया था 1197 से 1198 के बीच में। तो इसी युद्ध में मोहम्मद गौरी ने स्वयं भाग नहीं लिया था। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी, अनहिलवाड़ा के चालुक्यों के विरुद्ध मोहम्मद गौरी ने स्वयं भाग नहीं लिया था।
आज का अगला प्रश्न, रात अनहिलवाड़ा का युद्ध किसके बीच हुआ था? अभी हमने पढ़ा था ये कि जो अनहिलवाड़ा का युद्ध था उसमें मोहम्मद गौरी ने भाग नहीं लिया था। तो यह युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? तो यह युद्ध लड़ा गया था भीमदेव सोलांकी द्वितीय और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। जो अनहिलवाड़ा का युद्ध था वो लड़ा गया था भीमदेव सोलांकी द्वितीय एवं कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में। आज का अगला प्रश्न, बिहार और बंगाल की विजय करने वाला तुर्की सेनापति कौन था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो बिहार और बंगाल पर विजय जब प्राप्त की थी तो उस समय तुर्की का सेनापति कौन था? तो जिस समय बिहार और बंगाल पर विजय करी थी तुर्कियों ने, तो उस समय उस सेनापति का नाम, उस समय तुर्की का जो सेनापति था वो था बख्तियार खिलजी। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो अभी हमने पढ़ा था जिस समय बिहार और बंगाल की विजय थी तो उस समय जो तुर्की का सेनापति था वो था बख्तियार खिलजी। तो मोहम्मद गौरी के जो बख्तियार खिलजी था उसी ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, जब बख्तियार खिलजी ने 1197 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया उस समय बिहार की राजधानी उदंतपुर थी। तो वहां का शासक कौन था? तो अभी हमने पढ़ा था कि बिहार और बंगाल की विजय करने वाला जो तुर्की सेनापति था वो था बख्तियार खिलजी। तो जिस समय बख्तियार खिलजी ने 1097 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया था तो उस समय जो बिहार की राजधानी थी वो थी उदंतपुर। तो उस समय वहां का शासक कौन था? तो उस समय जो बिहार का शासक था वो था इंदुमन मीरू। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, जब बख्तियार खिलजी ने 1099 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण किया उस समय वहां का शासक कौन था? तो आप देख रहे हो दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बख्तियार खिलजी ने जिस समय बिहार पर आक्रमण किया था वो कब किया था? तो 1097 ईस्वी में। तो उस समय वहां का शासक था इंदुमन मीरू। लेकिन जब बख्तियार खिलजी ने 1099 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण किया था तो वहां पे जो शासक था वो था लक्ष्मण सेन। तो जो इसका सही आंसर है वो आंसर नंबर बी। बंगाल में था लक्ष्मण सेन और बिहार में था हमारा इंदुमन मीरू। तो जो इसका सही आंसर है बंगाल पर आक्रमण करते समय जो शासक था वो था लक्ष्मण सेन। आज का अगला प्रश्न, 1202 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? बहुत बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है कि 1202 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो 1202 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला शासक था इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसा कौन सा मुस्लिम शासक था जिसके सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन हमें मिलता है? तो उस मुस्लिम शासक का नाम था मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी ने ही सिक्कों पर हिंदू देवी जो लक्ष्मी थी उनका अंकन करवाया था। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी हमने पढ़ा था जो मोहम्मद गौरी था उसने सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी के अंकन करवाए थे। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी, मोहम्मद गौरी। तो इसके द्वारा जो सिक्के जारी किए गए थे उसमें हिंदू देवी की आकृति अंकित होने का इसने आदेश दिया था। आज का अगला प्रश्न, किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक की असाधारण वीरता से प्रभावित होकर उसे अपने भारतीय प्रदेश का सूबेदार नियुक्त किया था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक की असाधारण वीरता से प्रभावित होकर उसे भारतीय प्रदेश का सूबेदार नियुक्त किया था? तो वह युद्ध था तराइन का द्वितीय युद्ध, जो किनके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। तो इसमें कौन जीता था? इसमें मोहम्मद गौरी जीता था। तो मोहम्मद गौरी ने इस युद्ध में जीतते ही जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसको प्रदेश का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। आज का अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जर्नल को छोड़कर गया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब मोहम्मद गौरी ने बहुत सारे प्रदेशों को जीत लिया तो उनकी देखभाल के लिए उसने एक विश्वसनीय जर्नल को भारत में छोड़ा था। तो उस जर्नल का क्या नाम था? तो उस जर्नल का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी।
आज का अगला प्रश्न, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो अभी हमने पढ़ा कि जो मोहम्मद गौरी था उसने जब भारत में बहुत सारे प्रदेशों को जीत लिया तो यहाँ पर उसने क्या किया, एक सूबेदार को नियुक्त किया। तो उस सूबेदार का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ही वह पहला शासक था जिसको अक्ता प्रदान किया गया था। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर 1, कुतुबुद्दीन ऐबक। आज का अगला प्रश्न, मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण क्या था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जिस समय मुस्लिमों ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय क्या हुआ था, हिंदू शासकों का पतन हो गया था। तो वह उसका जो मुख्य कारण था वह क्या था? तो उनका जो मुख्य कारण था वो था राजनीतिक एकता का अभाव। तो इसी के कारण ही क्या हुआ था, जो मुस्लिम थे वह भारत पर विजय प्राप्त करके गए थे। आज का अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी ने पेशावर कब जीता? तो मोहम्मद गौरी के द्वारा जो पेशावर जीता गया था वो जीता गया था 1179 में। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी ने अपना सैनिक मुख्यालय कहाँ पर स्थापित करवाया था? तो जो मोहम्मद गौरी ने है उसने जो मोहम्मद गौरी है उसने जो अपना सैनिक मुख्यालय था वो स्थापित किया था इंद्रप्रस्थ में। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी, इंद्रप्रस्थ, जहां पर मोहम्मद गौरी ने अपना सैनिक मुख्यालय स्थापित किया था। आज का अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोहम्मद गौरी से रिलेटेड। तो मोहम्मद गौरी ने जो अंतिम आक्रमण किया था वो किया था पंजाब के खोखर के खिलाफ। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा वंश था जिसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया? तो दिल्ली की सल्तनत पर राज ना करने वाला जो वंश था वो था गौरी वंश। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी, इसके द्वारा दिल्ली की सल्तनत पर कभी राज नहीं किया गया था। आज का अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी की हत्या किसने की? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि जो मोहम्मद गौरी थी उसकी हत्या किसने की थी? तो जो मोहम्मद गौरी की हत्या थी वो की थी खोखर ने। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को सिया विद्रोहियों और हिंदू खोखरों के द्वारा किया गया था, जिसे कहाँ पर दफनाया गया? तो मोहम्मद गौरी की जो हत्या हुई थी वो हुई थी 15 मार्च 1206 में। तो इसकी मृत्यु के बाद इसको कहाँ पर दफनाया गया था? तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद इसको दफनाया गया था गजनी में। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। तो ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस मोहम्मद गौरी से रिलेटेड जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसमें मैंने सारे के सारे मोहम्मद गौरी से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाइए।